जय श्री राम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ बहुत बेहतर चल रही होंगी। साथ ही साथ स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से लेक्चर में, जिसमें आज हम प्रोकैरियोटिक सेल की चर्चा करने वाले हैं। हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमारे लेक्चर नंबर 1 को अंजाम दे चुका है, जिसे उम्मीद है आपने देख लिया होगा। हमने किस किस चीज़ की बात की थी उस लेक्चर में मैं आपको बता देता हूँ। हमने सेल की बात की कि आखिर सेल क्या होती है। हमने सेल की डेफिनेशन की चर्चा की थी, जैसे बचपन से हम रट कर आते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस बात को हमने बड़ा डिटेल में जाना कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। साथ ही साथ सेल के साइज और शेप को लेकर हमने काफ़ी डिस्कशन किया, और सबसे खास टॉपिक, सबसे प्यारा टॉपिक कि सेल थ्योरी क्या है, उसको भी हमने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया। चलिए खैर बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। यह कहानी जानने के बाद में हम यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस जानेंगे। उम्मीद है अब तक बचपन से थोड़ा थोड़ा करके आपने इन दोनों सेल्स के नाम तो सुन ही लिए होंगे, और नहीं भी सुने हैं तो आज सुन लो, फिर हम बता देंगे क्या होता है इसका मतलब। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। प्री हिस्टोरिकल मैन और आज का मैन, इन दोनों मानवों में क्या फर्क है। एक था पहले का मानव माने प्री हिस्टोरिकल मैन, और एक है आज का मानव। वैसे तो बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन अगर मेजर डिफरेंस की बात करूं तो वो ये है कि पहले का मानव नंगा रहता था, माने उसकी बॉडी नेकेड रहती थी, नेकेड बॉडी, उसकी बॉडी पर कोई कवरिंग नहीं थी। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो। प्री हिस्टोरिकल मैन की बॉडी पर कोई भी कवरिंग नहीं हुआ करती थी। यहां जो प्री वर्ड आया है, प्री, ये प्री वर्ड किसको बताता है? ये प्री वर्ड बताता है प्राइमरी को। किसको बताता है? प्राइमरी। माने इन दोनों मानवों में से, एक आज का मानव और एक प्री हिस्टोरिकल मैन, इन दोनों में से धरती पर पहले कौन आया? सर ये आया, प्री हिस्टोरिकल मैन। इसलिए प्री का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल के पास में भी लगा हुआ था, याद है कि नहीं? माने प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करके दो नई सेल्स को बनाती है। तो प्री का मतलब क्या हो गया? पहले से प्रेजेंट। माने प्री हिस्टोरिकल मैन पहले आए थे, या फिर यूं कहो कि जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी चीज पहले आई, समय के अकॉर्डिंग पहले आई, वो कम डेवलप्ड थी, तभी तो उनकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे। अगर वो ज्यादा डेवलप्ड होते तो वो खुद के लिए कपड़े बनाते और पहनते। आज का मानव काफी ज्यादा डेवलप्ड है, इसलिए उसकी बॉडी के ऊपर आप कवरिंग देख पाते हो। एग्जांपल के लिए ये टी शर्ट हमने पहन रखी है अपनी बॉडी पर, हाँ कि नहीं? आदि मानव होते तो ना पहनते, सिंपल। माने कवर्ड बॉडी रहती है आज के मानव की, क्योंकि आज का मानव क्या है? ज्यादा डेवलप्ड। तो यहां मैंने एक बात ली, मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर डेवलपमेंट का। किसका लिया? डेवलपमेंट का। माने जब आप किसी चीज को डेवलप्ड देखोगे, मैं आपके लिए एक बेसलाइन क्रिएट कर रहा हूं ताकि आप लोग इस डिफरेंस को थोड़ा इजीली पचा पाओ। जिन लोगों को आता है डेफिनेटली उन लोगों की तो रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज की, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं आता है, क्योंकि हम बेसिक से उठाकर एडवांस की कोशिश करने वाले, तो उन लोगों को बताने के लिए और शॉर्ट में इस चीज को ढंग से समझाने के लिए ये एग्जांपल हमने लिया। तो डेवलपमेंट यहां पर किसकी चर्चा कर रहा है? सर कवरिंग की। कवरिंग नहीं थी तो डेवलपमेंट नहीं था, कवरिंग आ गई तो डेवलपमेंट भी आ गया। तो डेवलपमेंट का संबंध किसके साथ में हो गया? सर कवरिंग के साथ में। ठीक है, क्या ये डेवलपमेंट दोनों जगहों पर हुआ है? नहीं। क्या कवरिंग दोनों जगहों पर है? नहीं। इसका मतलब कवरिंग को लेकर डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा बताओ, क्या प्री हिस्टोरिकल मैन के पास सिर्फ आत्मा थी, बॉडी नहीं थी? थी ना बॉडी। आज के मानव के पास भी बॉडी है। मतलब बॉडी को लेकर क्या हो गई? सिमिलैरिटी। बॉडी को लेकर क्या हो गई? सिमिलैरिटी। बॉडी को लेकर दोनों क्या है? सिमिलर। अब इस स्टोरी को मैं यहीं रोकता हूं और अब मुड़ता हूं अपने इस टॉपिक की तरफ, जो कि आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी साइंस वर्ड्स पर टिकी हुई है। गौर से देखो, इसमें 1 2 3 शब्द नजर आ रहे हैं, तीनों का बड़ा खास मतलब है। सेल, इसकी चर्चा तो हम कर चुके हैं। सेल की बात करें तो सेल में न्यूक्लियस भी होता है। अब कई लोगों को शायद नहीं पता न्यूक्लियस होता है क्या होता है, कई लोगों को पता होगा न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है, किन लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होंगे न्यूक्लियस। कोई बात नहीं, हम आराम से चर्चा करते हैं। कैरियोटिक शब्द आज के बाद जब भी बायोलॉजी में सुनो
तो यहां से एक वर्ड और निकल कर आता है, इसी में से एक वर्ड निकल कर आता है कैरी ऑन। क्या निकल कर आता है? KARYON, कैरी ऑन। और इस कैरी ऑन शब्द का मतलब बायोलॉजी में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। मैं आपको बताता हूं न्यूक्लियस क्या होता है शॉर्ट में। दूसरी बात, मैंने सेल जिसमें न्यूक्लियस है, आगे सुनो, प्रो। ये जो प्रो वर्ड है ना, प्रो, बायोलॉजी के मुताबिक ये प्रो वर्ड प्री के बराबर है। सही है? ये तो हो गया SST वाली बात, आज का मैन, प्री हिस्टोरिकल मैन। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो प्री वर्ड है इसको प्रो कहा जाता है। ठीक है, एक प्रो वो भी होता है, एक प्रो वो भी होता है जो गेमिंग्स में होता है। लाइक गेम्स होते हैं, उसमें बोलते हैं कि हम प्रो हैं गेमिंग के। देखो, गेम खेलते वक्त हमारे पास दो फेजेस होती हैं। एक वो जिसमें हम बिगिनर होते हैं, बिगिनर को क्या बोला जाता है? नूबड़ा, है ना। जैसे आप इंग्लिश में NOOB नूब कहते हो। नूब का मतलब होता है नौसिखिया, जिसने नया नया गेम को सीखा हो। जब कोई बंदा नया नया गेम को सीखता है तो वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता। माने गेमिंग में आया है, नया नया आया है। गेमिंग में जो पहले आया बिगिनर था, धरती पर ये बिगिनर थे, ये अब आए हैं बाद में। तो जो गेमिंग में बिगिनर था वो कैसा था? लेस डेवलप्ड। और गेमिंग में जैसे जैसे खेलता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, क्या बन गया? वो प्रो। तो गेमिंग में तो प्रो मॉडर्न चीज़ को बताता है, ज़्यादा डेवलप्ड बंदे को बताता है। मतलब जो गेमिंग में बहुत तगड़ा है, ज़्यादा डेवलप्ड है गेमिंग को लेकर, उसके लिए प्रो वर्ड का यूज़ होता है। लेकिन बायोलॉजी में प्रो शब्द का इस्तेमाल प्री के लिए होता है। तो प्री किसको बता रहा है? प्राइमरी को, जो धरती पर पहले आए। ठीक है, तो प्रो शब्द का मतलब भी क्या हो गया? प्राइमरी। पहली बात तो ये जो धरती पर पहले आए। एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में से धरती पर पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई थी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो है जो बताता है प्राइमरी को। अब जो पहले आया धरती पर, क्या वो लेस डेवलप्ड होगा? जी, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल भी लेस डेवलप्ड है। अब मैंने कहा डेवलपमेंट का संबंध किसके साथ में? सर, कवरिंग के साथ में। यहां पर इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का संबंध कवरिंग के साथ में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट का संबंध सिर्फ कवरिंग के साथ में, बट फॉर दिस सिनेरियो द डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ कवरिंग। वरना तो मकान पहले नहीं बनते थे, अब बनते हैं। पहले गाड़ी नहीं थी, अब गाड़ी है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पर डिफरेंस क्रिएटेड है। लेकिन हमारे को प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट का रिलेशन कवरिंग के साथ में है। क्लियर है क्या? हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक तो प्रो शब्द का मतलब आया प्राइमरी, हाँ कि नहीं? प्राइमरी माना जो धरती पर पहले आया वो लेस डेवलप्ड होगा, हाँ कि नहीं? यहां तक भी ठीक है। माने ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड होगा वो कहलाएगी प्रोकैरियोटिक सेल। अब मैंने कहा लेस डेवलप्ड है, इसका मतलब क्या है? कवरिंग नहीं मिलेगी, न्यूक्लियस तो रहेगा। अब एक्चुअली यहां न्यूक्लियस से जो मतलब है वो निकल कर आता है DNA से। अब DNA क्या होता है भूल जाओ, फिलहाल याद ही मत रखो। पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियस फिलहाल यहां पर किसके लिए आ रहा है? DNA के लिए। किसके लिए आ रहा है? DNA के लिए। ठीक है, तो इस DNA के लिए जो न्यूक्लियस आया है, अपना वर्ड, ये DNA इधर है, हाँ है, लेकिन कैसा है? लेस डेवलप्ड। लेस डेवलप्ड बोले तो कवरिंग नहीं मिलेगी। मतलब मान लो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें मैंने ब्लू कलर का DNA बनाया। क्या DNA का कलर ब्लू होता है? नहीं बाबू, नहीं। हम कह रहे हैं कि DNA है, आप तो अज्यूम करो। हमारे पास दो ही कलर रहते हैं, एक ब्लैक रहता है, एक ब्लू रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्लू कलर से अलग से दिखाने के लिए DNA बना दिया। तो जो DNA है, इस DNA के ऊपर कोई कवरिंग दिख रही है क्या? नहीं सर दिख तो रही है, ये रही, ये सेल की कवरिंग है। मैंने कहा DNA के जस्ट ऊपर कोई कवरिंग है क्या? नहीं है सर। अगर DNA है हाँ और कवरिंग नहीं है तो यही DNA लेस डेवलप्ड कहलाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को क्या है? ये स्ट्रक्चर सर DNA है वो भी नेकड, DNA है वो भी नेकड मतलब खुला, नंगा, बिना कवरिंग का। तो DNA है जो कि नेकड है, उसके लिए एक वर्ड का यूज होता है न्यूक्लियोइड। सही है? ये न्यूक्लियोइड किसको बता रहा है? सर नेकड DNA को। ठीक है, मैं कहानी को यहीं तक रोकता हूं एक बार के लिए, एक बार वहां शिफ्ट हो जाते हैं। यहां पे वापस आएंगे लेकिन अभी नहीं, पहले वहां शिफ्ट होंगे। इधर देखो,
यूकैरियोटिक सेल को देखो, इसमें सेल माने एक सेल है, समझ में आ रहा है सर। कैरियोटिक बोले तो वही कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, ये भी समझ में आ रहा है सर। ये जो ईयू शब्द है, ईयू, इसमें ई साइलेंट है, आप यू बोलते हो उसको डायरेक्टली, ईयू नहीं बोलते हो, यू बोलते हो, ठीक है। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आज के बाद जब भी आप ये वर्ड देख लो ईयू, तब इसे आप बोलोगे यू और मानोगे इसका मतलब ट्रू। आप इसे बोलोगे यू, प्रोनाउंस कैसे करोगे, यू, ईयू नहीं यू, और मानोगे इसे ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, जो सच्चा है वो ज्यादा डेवलप्ड है। या फिर यूं कहूं कि धरती पर जो पहले आया वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, जो पहले आया वो लेस डेवलप्ड था। धरती पर जो बाद में आया वो यूकैरियोटिक सेल है, जो धरती पर बाद में आया है डेफिनेटली वो ज्यादा डेवलप्ड होगा ना, मोर डेवलप्ड होगा ना। अब डेवलपमेंट का संबंध इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग किससे निकल कर आता है, कवरिंग से निकल कर आता है। इसका मतलब देखो, कैरियोटिक में दोबारा कैरी ऑन आया, कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मतलब मैंने बताया डीएनए होगा, तो यहाँ पर भी डीएनए आएगा, ये दिख रहा है ब्लू कलर का डीएनए, लेकिन ये डीएनए ज़्यादा डेवलप्ड है। अब डेवलपमेंट जहाँ आ गया वहाँ पर कवरिंग आ जाएगी, माने इस डीएनए के पास में आपको कवरिंग देखने को मिल रही है, और इस कवरिंग का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों, सिंपल सी बात है, ये सेल मेम्ब्रेन है क्योंकि ये सेल की मेम्ब्रेन है, सेल की कवरिंग है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्योंकि न्यूक्लियस की कवरिंग है, माने इस इलाके को आप न्यूक्लियस बोलते हो। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें आ रही हैं सर, दो चीजें आ रही हैं। पहला ये डीएनए आ रहा है, दूसरी चीज क्या आ रही है सर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रही है। फिलहाल के लिए आप शॉर्ट में समझो, क्या न्यूक्लियस सिर्फ इन दो चीजों से मिलकर बना है, और भी चीजें होती हैं। फिलहाल के लिए मैं कुछ बता रहा हूं, वो इतना सा है कि न्यूक्लियस में एक डीएनए है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मतलब मैं कह सकता हूं न्यूक्लियस इज इक्वल टू डीएनए प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लिख भी दूं क्या इस बात को, चलो लो देख लो आप, डीएनए प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस किसके बराबर हो गया, डीएनए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। जरा इधर तो देखो एक बार, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए है, हाँ है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए है, हाँ है। क्या दोनों ही डीएनए को लेकर सिमिलर हैं क्या, हाँ सर। जैसे कि प्री हिस्टोरिकल मैन और आज का मैन बॉडी को लेकर सिमिलर हैं कि दोनों के पास बॉडी है, बस इसके पास नॉट कवर्ड, इसके पास कवर्ड। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल डीएनए को लेकर सिमिलर हैं, दोनों के पास डीएनए है, बस प्रोकैरियोटिक सेल के पास डीएनए नॉट कवर्ड, यूकैरियोटिक सेल के पास डीएनए कवर्ड। सही है कि नहीं। तो डीएनए को लेकर दोनों ही सेल्स सिमिलर हैं, लेकिन इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। डीएनए को लेकर इन दोनों सेल्स में सिमिलरिटी है कि नहीं, हाँ सर। मैं कह सकता हूं न्यूक्लियस के पास डीएनए है, हाँ है। न्यूक्लियोइड के पास डीएनए है, हाँ है। मतलब न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस डीएनए के मामले में सिमिलर है। बात समझ में आई, इसलिए मैंने लिखा है न्यूक्लियोइड इज सिमिलर टू न्यूक्लियस। ये कहानी क्लियर, इसका रेफरेंस लेके ये कहानी क्लियर। ये एक डिफरेंस भी तो है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी तो यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस होगा तो यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियोइड होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल। एक्चुअली न्यूक्लियोइड का मतलब सिर्फ डीएनए नहीं है, बहुत कुछ अभी बाकी है बताना, पर उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। अभी के लिए मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक सच बात बताता हूं आपको, ये सुनकर हो सकता है किसी को शॉक भी लगे, बड़ी बात नहीं है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी सच में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंस को नहीं जानते। ये सिखाया पता है कहाँ जाता है, 9th क्लास में। ये टॉपिक वैसे 11th क्लास का भी है ये, लेकिन मेनली ये टॉपिक 9th क्लास में आ चुका था, वहाँ पढ़ लिया जाता। कई लोगों को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, कई टीचर्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी बावजूद उसके 12th क्लास के स्टूडेंट्स तक को ये बात मालूम नहीं होती है। ऐसा है, सच है, ऐसा मैंने खुद ने देखा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंस को अभी इसलिए डिटेल में मैंने बता दिया। पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, ताकि आपको समझ में आए कि मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये तो थी पहली बात। उसके बाद मैंने एक हेडिंग और डाली है, सेल ऑर्गेनल। जो सेल ऑर्गेनल है ये क्या है, हम पहले लेक्चर में सेल ऑर्गेनल की बात करके आ चुके थे।
फिर भी जिनको जो आज ही इस लेक्चर को ज्वाइन किया है जिन्होंने, उनको भी समझ में आए इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। बचपन से आप लोग ये बातें सुनकर आए हो, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। ज़्यादा ना भी सुना हो तो ये तो सुना ही होगा, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी हाउस ऑफ सेल। इसलिए इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है क्लास में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके लिए फेमस लाइन है ना, एनर्जी हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, हाँ कि नहीं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा ज़्यादा सुना होगा। उम्मीद है सुन लिया होगा, नहीं भी सुना होगा तो अभी मान लो। कुछ नहीं पता कोई बात नहीं, दिमाग कोरा पन्ना है, अभी मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं। क्या मतलब सेल ऑर्गेनल का? सर एक सेल के अंदर, अभी तो आपने यहाँ पर देखा डीएनए होता है, हाँ कि नहीं, फिलहाल के लिए डीएनए देखा, इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ ऐसे ढेर सारी चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों को आप ऑर्गेनल बोलते हो। माने ऑर्गेनल क्या है? सर बड़ी सी सेल के अंदर प्रेजेंट छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन्हीं को आप सेल ऑर्गेनल बोलते हो। अब क्या है सेल ऑर्गेनल, इसका फंक्शन क्या है, ये सब आप अभी नहीं पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊँगा तब पढ़ोगे। तो अभी के लिए हम क्या समझे? सर जो सेल ऑर्गेनल होती है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, इतना समझ में आ गया। तो सवाल, क्या सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में होती है? जी हाँ, मैंने राइट का टिक लगाया है, होती है। क्या सेल ऑर्गेनल यूकैरियोटिक सेल में होती है? जी हाँ, होती है, मैंने राइट का टिक लगाया है। अब समझने वाली बात क्या, ये बन सकता है नीट में सवाल यहाँ से बड़े खास पॉइंट पे, अगर बनाना चाहे कोई तो, लॉजिकल क्वेश्चन बनाना चाहे तो। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन वैसे भी ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, उससे आ सकता है। सेल ऑर्गेनल की अगर बात करें तो अगर कोई ऐसे बोले कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल होती है, हाँ होती है, सही स्टेटमेंट है। कोई ये बोले प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होती है। अब ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, इसका मतलब थोड़ा समझा देता हूँ। नॉन का मतलब होता है नहीं, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूँ पहले, यहाँ पर इसको इरेज करके यहीं बताता हूँ। भाई लेक्चर नंबर 1 में हम सेल मेम्ब्रेन की थोड़ी तो डिस्कशन कर चुके थे, हाँ कि नहीं, जब हम सेल थ्योरी को पढ़ रहे थे। अब समझो, तो मान लो मैं एक सेल बना रहा हूँ, तो क्या इस सेल के ऊपर मैंने ये मेम्ब्रेन बनाई? इस सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन बनाई, हाँ, तो ये है अपनी क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है सर, इसके अंदर मैंने यहाँ पर मान लो कोई ऑर्गेनल ले ली, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन बना दी, हाँ बना दी। वैसे डबल मेम्ब्रेन होती है, बट ठीक है, मैं वक्त के साथ बताऊंगा, अभी नहीं। तो ये भी क्या है, अपनी एक मेम्ब्रेन है, ये भी एक मेम्ब्रेन है, बस ये ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन है, समझ रहे हो क्या? ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। कमाल की बात, जो मेम्ब्रेन सेल के ऊपर लगी हुई है ना, सेम ऐसी ही मेम्ब्रेन ऑर्गेनल के ऊपर भी होती है। माने ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन सेम होता है। अब कंपोजिशन क्या है, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको समझाया भी है। कंपोजिशन मतलब जिन चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनी हुई है। माने सेल मेम्ब्रेन जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन भी उन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। जैसा सेल मेम्ब्रेन दिखती है वैसा ही ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन भी दिख जाती है। क्लियर? तो बताना क्या चाहा सर आपने? बताना ये चाहा कि ये जो ऑर्गेनल दिख रही है माइटोकॉन्ड्रिया नाम की, इसके ऊपर मेम्ब्रेन हमने चढ़ाई है, लेकिन एक ऐसी भी ऑर्गेनल होती है, एग्जाम्पल के लिए वहाँ देखो राइबोसोम, यहाँ देखो राइबोसोम, मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया राइबोसोम, ये एक ऑर्गेनल है मान लो। वैसे आर से शो नहीं करते हैं, पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ फिलहाल कि राइबोसोम को हमने आर से डिनोट कर दिया ताकि आपको पता लग जाए कि ये राइबोसोम हमने बनाया है। क्या इसके ऊपर मेम्ब्रेन है? नहीं है। क्या ये एक ऑर्गेनल है? हाँ है। माने सेल के अंदर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्या मैं इसको ऑर्गेनल बोलूँगा? हाँ बिल्कुल बोलूँगा। क्या इसको मैं नॉन माने नहीं, मेम्ब्रेन माने मेम्ब्रेन का नहीं होना, बाउंड मतलब कवरिंग, इसको बाउंड कर रही है क्या कोई मेम्ब्रेन? नहीं कर रही है। माने एक ऑर्गेनल तो है, लेकिन कैसी? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, माने मेम्ब्रेन से बाउंड ना होने वाली ऑर्गेनल राइबोसोम है। समझ गए क्या? ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलती है और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मिला करती हैं बस। मेम्ब्रेन से बाउंड कोई भी ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगी। तो यूकैरियोटिक सेल में अब अक्सर कंफ्यूजन होता है लोगों को,
लोगों को याद तो रहता है, लेकिन एक चीज़ है जिसको बोलते हैं भूलना, जिसको कहते हैं ग्लिच हो जाना, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाना क्वेश्चन का, वो ये बनता है कि भाई यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल होती है, हाँ होती है। मेम्ब्रेन बाउंड होती है, हाँ होती है। लेकिन जब बात आती है ना कि सेल ऑर्गेनल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है क्या, तब लोगों को थोड़ा झटका लग जाता है, वो भूल जाते हैं। ये स्टेटमेंट है जो टफ लगता है। अक्सर हमने डिफरेंस में यही सुना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होती है और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होती है। हमको ये पता ज़रूर होता है कि राइबोसोम और सेंट्रोसोम ये भी 2 ऑर्गेनल्स हैं, इसके बारे में भी आपको पता नहीं है, बताया जाएगा। राइबोसोम और सेंट्रोसोम ये दोनों भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन ये दोनों मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ऐसी और भी ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन ये सारी की सारी मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल हर तरह की सेल ऑर्गेनल को अपने अंदर शरण देती है, चाहे वो मेम्ब्रेन बाउंड हो चाहे वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। क्लियर? सर सेंट्रोसोम अगर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो प्रोकैरियोटिक सेल में मिल रही है, फिर आपने सेंट्रोसोम को यहां क्यों नहीं रखा? क्योंकि सेंट्रोसोम इसमें नहीं मिलती। इसका मतलब यह भी आप बोल सकते हो, एक और नया स्टेटमेंट, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है? हाँ, कौन सी? राइबोसोम। पहला स्टेटमेंट ठीक है। क्या सारी की सारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगी? नहीं। बात समझो, मेरा पहला स्टेटमेंट है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है। हाँ मिलती है, मिलती है। क्या सारी की सारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है? नहीं मिलती मुन्ना, नहीं मिलती। क्यों? राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगी। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगी। लेकिन सेंट्रोसोम भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक सेल में तो मिलेगी लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगी। अगर सारी की सारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती तो सेंट्रोसोम को भी प्रोकैरियोटिक सेल में होना चाहिए था। बात समझ में आई? तो आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई है। अल्टीमेटली आपने इस पूरी स्लाइड से 2 बातें निकालनी है बड़ी बड़ी खास। क्या? कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल होता है उसका न्यूक्लियस मतलब डीएनए, प्रो मतलब लेस डेवलप्ड होता है। लेस डेवलप होने का मतलब है डेवलपमेंट का संबंध या कवरिंग से लिया है, मतलब डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग नहीं मिलती है। बिना कवरिंग के इस डीएनए को आप न्यूक्लियोइड बोलते हो। डीएनए होने की वजह से न्यूक्लियस से सिमिलरिटी दिखाता है, इसलिए सिमिलर टू न्यूक्लियस हमने लिखा। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल में वो सेल जिसका कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस मतलब डीएनए, यू मतलब मोर डेवलप्ड का कवरिंग से निकाला सिस्टम, माने ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस या फिर डीएनए ज़्यादा डेवलप्ड होता है, मतलब उसके ऊपर कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, उसे आप न्यूक्लियस बोलते हो। तो डीएनए प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इक्वल टू न्यूक्लियस। सही है क्या? उसके बाद सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल की बात करी, प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, यूकैरियोटिक सेल में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है, लेकिन सारी की सारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल होती है और मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है, एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है, एग्जांपल राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। इन ऑर्गेनल्स के नाम लिखें सिर्फ इसलिए बताया गया है कि ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे, अभी इन एग्जांपल्स को पढ़ो ऐसा नहीं बोला है मैंने, इसको वक्त के साथ बताया जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखते हैं जी, जो कि पीछे की स्लाइड पर आप अभी एक छोटी सी कहानी सुनकर आए हो, उस कहानी की समरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आओ बात कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मैं सारा मतलब बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा मैं आपको बार बार घिस घिस के रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए आपका टाइम भी बचेगा इससे। प्रोकैरियोटिक सेल में वो सेल जिसका कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस अंडर डेवलप्ड होता है, मतलब प्रो। सही है क्या? तो उस प्रो का मतलब हमने यहाँ लिख रखा है प्राइमरी या फिर लेस डेवलप्ड, कैरियोटिक कैरी ऑन न्यूक्लियस। क्लियर? अब बात करते हैं लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ये भी हम पीछे जानकर आए। तो न्यूक्लियोइड किसे कहा गया?
वो डीएनए जो कि कवर्ड नहीं था मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स भी हमने पढ़ लिए। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड की बात अगर करें तो न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, डीएनए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोइड की बात करें, इसके डीएनए तो होता है इसमें भी, लेकिन कैसा होता है, नेकेड होता है, माना बिना मेम्ब्रेन के होता है, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है। सही है, डीएनए की होने की वजह से ही दोनों में क्या मिल गई, सिमिलरिटी। ठीक है सर, तो डीएनए का होना दोनों में एक सिमिलरिटी है। क्लियर, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। फर्क किस में आया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जो कि न्यूक्लियस में होती है और न्यूक्लियोइड में नहीं होती। तो मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियोइड जो है वो सिमिलर है न्यूक्लियस के। क्लियर है क्या? तो ये अपना छोटा सा पॉइंट भी बन गया। अब मैं बात करता हूं कुछ एग्जाम्पल्स की, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं, लेकिन उन एग्जाम्पल्स को जिस रूप में क्लासिफाई किया गया है, जिस रूप में कैटेगराइज किया गया है, वैसे सिर्फ आपके सामने 3 रूप नजर आते हैं। इसमें से भी मोस्टली बैक्टीरिया नजर आता है। पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया है, दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। इवन बैक्टीरिया के बारे में भी आप बहुत डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर माइकोप्लाज्मा। इसकी डिटेलिंग भी हमने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था कि इसकी डिटेलिंग आपको बढ़ाई जाएगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये टॉपिक ही वहीं का है। फिर ये यहाँ पर क्यों आया, सिर्फ इसलिए आया क्योंकि एक एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो हमको आपको बताना था कि जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका ये एग्जाम्पल भी गलती से रह ना जाए। क्लियर, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, माने शेप के बेसिस पर ये बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब होता है गोलाकार, माने बैक्टीरिया का कैसा शेप है, गोल है। ठीक है, दूसरा रॉड शेप, माने बैक्टीरिया ऐसा है रॉड के जैसा। क्लियर, फिर कोमा शेप, और चौथा है स्पाइरल, माने सांप जैसा बना हुआ है ना। मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं, साइंस की लैंग्वेज में इन्हीं नामों के लिए साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, और वो क्या क्या है थोड़ा गौर से सुनना, क्योंकि एक जगह पर मिस्टेक हो जाती है। स्फेरिकल शेप के लिए वर्ड आया कोकस, सही है। रॉड शेप के लिए आया बेसिलस, दही में जो होता है लैक्टोबैसिलस, वो यही वाला होता है, माने दही में रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। कोमा की बात अगर हम करें, कोमा शेप, उसको विब्रियो कहा जाता है। कई लोग उसको विब्रियम बोलते हैं, गलत है, मिस्टेक है उसमें। यहाँ पर विब्रियो सही शब्द है, विब्रियम जैसा शब्द इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली। इंग्लिश के अकॉर्डिंग विब्रियो ठीक है, सही है। दूसरा स्पाइरल की बात करें तो इसके लिए वर्ड आएगा स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। अब इन चारों को अगर आप देखो, स्पाइरिलम, विब्रियो, बैसिलस और कोकस, ये चारों के चारों सिंगुलर फॉर्म है। इसका मतलब अगर कोई स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया, कोई गोलाकार बैक्टीरिया अगर अकेला बैठा है तो उसके लिए वर्ड आएगा कोकस। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, सही है। दूसरा रॉड शेप्ड अगर आ जाए कोई बैक्टीरिया और अकेला बैठा हो तो बैसिलस, समझ रहे हो, माने लैक्टोबैसिलस हो गया एक तरीके से, तो वो सिंगल बैक्टीरिया है। माने ये और ये वर्ड सिंगल बैक्टीरिया के लिए शोन किए गए हैं, सही है। लेकिन अगर मैं कहूं ऐसे गोलाकार स्फेरिकल ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, तब उसे कोकस नहीं कहकर कोकाई बोल देंगे, लास्ट में आई लग गया। बैसिलस ना बोलकर बैसिलाई बोल देंगे, विब्रियो ना बोलकर विब्रियोस बोल देंगे, और स्पाइरलम ना बोलकर स्पाइरिला बोल देंगे। ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म है। फिर मैंने यहाँ शॉर्ट में कुछ लिख रखा है एफ 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 एफ। इस एफ का मतलब है फ्लैजिला। क्या मतलब है एफ का? फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में अभी हमने जाना नहीं है, जानना बाकी है, पर फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि फ्लैजिला क्या है। एक ऐसी स्ट्रक्चर है फ्लैजिला जो कि बैक्टीरिया को मोशन प्रोवाइड करेगी। अभी के लिए फ्लैजिला क्या होता है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता, मान लो कि कुछ नहीं पता। अभी सिर्फ ये समझना है कि एफ फॉर फ्लैजिला है यहाँ पर, और बैक्टीरिया के साथ अगर फ्लैजिला लग गया तो बैक्टीरिया को मोशन मिल जाएगा फ्लैजिला की वजह से। ठीक है सर, आप यूँ समझ लो, आपने वो नाव देखी होगी जिसमें बड़े बड़े चप्पू होते हैं। 2 तरह की नाव होती है जो चप्पू से चलती है, वो 2 तरह की होती है। एक वो जिसमें रेस लगती है, बागी 2 मूवी में देखा होगा आपने, ऐसा शायद बागी 2 ही है वो, जिसमें वो बड़ी सी नाव होती है और छोटे छोटे ढेर सारे चप्पू होते हैं। चप्पू मतलब ओर, OAR, ओर। तो ओर के माध्यम से, चप्पू के माध्यम से वो नाव आगे बढ़ती है, हाँ कि नहीं? छोटे छोटे चप्पू होते हैं। वहीं पे कोई एक ऐसी नाव भी होती है जो छोटी सी होती है और उसके पास बड़े बड़े 2 चप्पू होते हैं, या फिर कोई एक बंदा एक ही चप्पू से नाव को चला रहा होता है कंटिन्यूअसली। तो जो एक होता है ना लंबा सा चप्पू, उसी के जैसा होता है फ्लैजिला।
क्या उस चप्पू की वजह से, उस बड़े से जो लगा होता है चप्पू जैसी स्ट्रक्चर, उसकी वजह से नाव मूव करती है? जस्ट सेम लाइक दैट फ्लैजिला के मूवमेंट की वजह से भी नाव मूव करेगी, मतलब बैक्टीरिया मूव करेगा। अब बात यह है, ये फ्लैजिला के क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसके फ्लैजिला के क्रॉस है, इसका मतलब फ्लैजिला नहीं होता, और अगर राइट लग जाए तो मतलब होता है। स्फेरिकल जो गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं, इसमें फ्लैजिला के आगे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। गोलाकार बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, मतलब गोलाकार बैक्टीरिया मूव भी नहीं कर पाएंगे, फ्लैजिला की वजह से नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, ये मूवमेंट इनका पानी में रहकर भी हो सकता है, लेकिन फ्लैजिला की वजह से कोई मूवमेंट नहीं होगा। मैंने फ्लैजिला है ही नहीं तो फ्लैजिला कैसे मूवमेंट दिखाएगा? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में फ्लैजिला है, फ्लैजिला नहीं भी है, मतलब कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। कोमा में फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्पाइरल शेप्ड में फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब याद रखने के लिए बड़ी आसान सी बात कि स्फेरिकल बैक्टीरिया की बात अगर हम करें तो खुद से इनमें मोटिलिटी मतलब मोमेंट, MOTILITY, मोटिलिटी का मतलब होता है मोमेंट। तो खुद से स्फेरिकल बैक्टीरिया मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास फ्लैजिला नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन रॉड शेप्ड, कोमा शेप्ड और स्पाइरल की बात अगर करूं तो ये तीनों तरह के बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर? अब बात करते हैं छोटी सी, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनल होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती है। इसकी चर्चा भी हम पीछे वाली स्लाइड पर करके आ चुके हैं। तो अगर कभी कोई ये पूछे, अक्सर क्या है, लोग इस नीली वाली लाइन को ज़्यादा चिल्लाते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल नहीं होती है, क्या यह स्टेटमेंट सही है? गलत, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में भी ऑर्गेनल होती है, राइबोसोम होता है, हाँ कि नहीं? तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल तो है, लेकिन मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। क्लियर है क्या? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ में। अभी पीछे वाली स्लाइड पर आप लोग देख कर आए हो कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल के 3 एग्जाम्पल आपको दिखाए मेन। उनमें से जो पहला था वो बैक्टीरिया था, राइट? उस बैक्टीरिया की अगर बात करूं तो उस बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, उस बैक्टीरिया के बारे में ये जानकारी कि ये बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, है ना, कौन कौन से इनके नाम हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है। तो कहाँ मिलेगा ये सब बैक्टीरिया के बारे में जानने को? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है? क्योंकि हमको सेल पहले पढ़नी थी, इसलिए हम इस चैप्टर पे आए हैं। साथ ही साथ बैक्टीरिया को लेकर इस चैप्टर में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक बैक्टीरिया के पास क्या क्या होता है, एक बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो पूरी स्टडी है, अगर उसको करना है तो उसके लिए एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेकर उस बैक्टीरिया के बाहर क्या होता है, वो बैक्टीरिया अंदर से कैसा होता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर में गिवन भी है। आओ शुरू करते हैं बैक्टीरिया में, जिसमें हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं सेल एनवलप, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप अगर कभी किसी शादी में गए हों या फिर किसी दोस्त की बर्थडे पार्टीज एंड ऑल, इन सब में गए हों, तो आप लोग उसको लिफाफा, मतलब या तो कोई गिफ्ट दे देते हो, है ना, कोई पैकेट होता है गिफ्ट, वो दे देते हो, या फिर आप क्या करते हो, उसकी जेब में फटाफट से 101 रुपये का नोट डाल देते हो, मतलब 100 रुपये और 1 रुपये। ऐसा नहीं करते ना, हम उसको लिफाफे में पैसा दे देते हैं। मोस्टली शादी में भी हम ऐसा ही करते हैं। गिफ्ट हम सोचते हैं कि सामने वाला खुद खरीद लेगा, उसको 500 रुपये, 1000 रुपये, 100 रुपये, जितना सबका बजट होता है उस हिसाब से सब लिफाफे में पैक करके दे देते हैं। उसी लिफाफे को इंग्लिश में क्या बोलते हो? एनवलप। अब सोचकर ज़रा ये बताओ, क्या वो लिफाफा ट्रांसपेरेंट होता है, पन्नी का बना होता है? नहीं। क्या वो लिफाफा ऐसा होता है कि एक पेपर जैसा हो, बहुत पतला सा? नहीं। वो लिफाफा मजबूत होता है, माने वो गत्ते जैसा होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें पेपर की मल्टीपल लेयर्स होती होंगी, तभी तो वो मजबूत है। साथ ही साथ वो लिफाफा अगर अलग अलग लोगों द्वारा बनाया जाए, लाइक जैसे शादी का कार्ड होता है, उसके लिए भी एनवलप आता है जिसके अंदर शादी का कार्ड होता है। वह एनवलप लोग अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, चाहे किसी का हाईएस्ट बजट हो, चाहे किसी का लोवेस्ट बजट हो। दोनों कंडीशन में वो लिफाफा मोटा होता है, मजबूत होता है, राइट। उस लिफाफे को हम एनवलप बोलते हैं। अब उस लिफाफे की या फिर उस एनवलप की मोटाई, थिकनेस वेरी कर सकती है ना। छोटा पतला होगा तो डेफिनेटली कमज़ोर होगा वो, लेकिन जैसे ही थोड़ा मोटा हो जाएगा वो लिफाफा, थोड़ी जान आ जाएगी उसमें। माने एनवलप पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, माने एनवलप की थिकनेस वेरी करती है। आओ इन बातों का इस्तेमाल करते हैं अपने इस सेल एनवलप में। तो मैं जैसे कि मैंने बताया
पैसे को लेकर एनवलप बना रहे हो माने पैसे को कवर करेगा, तो सेल को लेकर अगर एनवलप बनाया है तो ये किसे कवर करेगा सर, सेल को कवर करेगा। इस सेल के एनवलप में जैसा कि मैंने बताया, एनवलप जो अपने कार्ड शादी में होता है उसमें पेपर की मल्टीपल लेयर होती है उसको मजबूती देने के लिए। ठीक यहाँ पर भी बैक्टीरिया के सेल एनवलप में सेल के चारों ओर जो एनवलप है उसमें मल्टीपल लेयर्स नजर आएंगी आपको। कौन कौन सी मल्टीपल लेयर्स हैं आप इनके नाम जानते हैं। सबसे अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, माने बैक्टीरिया को सबसे पहले जो घेर रही है, सबसे पहले नंबर की लेयर जो बैक्टीरिया को घेर रही है, बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में है, वो है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होती है सेल वॉल, और सेल वॉल के जस्ट बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। माने ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन तीन चीजों से मिलकर सेल एनवलप बैक्टीरिया का बना हुआ होता है। यह बात हमने जान ली। इन तीनों लेयर्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, पहले हम ये पढ़ते हैं फिर हम इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। आओ देखते हैं। पहला ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे पहले बैक्टीरिया को हम बाहर कैसे छुएंगे। देखो हम बैक्टीरिया के अंदर नहीं गए अभी तक, बैक्टीरिया को बाहर से पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ाई कुछ इस तरीके से करेंगे हर बार कि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। जो हमको बाहर दिख रहा है पहले उसे कंप्लीट करेंगे, फिर चीज़ के अंदर जाएंगे, चाहे वो कोई ऑर्गन हो चाहे कोई ऑर्गन सिस्टम हो। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप ये बात सही सीखेंगे और समझेंगे। पहली बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। आओ देखते हैं। ग्लाइको, स्टार्टिंग में जो ग्लाइको वर्ड आ रहा है ना, आज के बाद बायोलॉजी में जब भी ग्लाइको वर्ड आए तो समझ जाना कि शुगर की बात हो रही है। ग्लाइको, ग्लूको, दोनों कंडीशन में शुगर की बात हो रही है। आओ देखते हैं। बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ये बना होता है पॉलीसैकेराइड का। पॉली मतलब होता है मैनी, सैकेराइड मतलब होता है शुगर। एक शुगर की यूनिट को सैकेराइड कहा जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज है। और मैंने सैकेराइड्स लिख दिया माने मैनी शुगर यूनिट्स। एक शुगर यूनिट नहीं है, ज़्यादा शुगर यूनिट है। माने कई सारी शुगर की यूनिट्स मिल जाएं तो एक पॉलीसैकेराइड बनता है। उसी पॉलीसैकेराइड से ग्लाइकोकैलिक्स बना होता है। बात करते हैं, क्योंकि शुगर अगर आप देखो बॉडी पर जैसे चाशनी होती है, वो भी तो शुगर होती है, उसमें शुगर ही तो होती है। अगर चाशनी को आप कहीं गिराओ तो क्या होगा, वो सरफेस चिपचिपी हो जाएगी, राइट। तो बैक्टीरिया को, इस बैक्टीरिया के पास चिपचिपापन होता है, ये किसी सरफेस पर जाकर चिपक सकता है अपने चिपचिपेपन से। तो वो चिपचिपापन क्यों आया इस पे, वो स्टिकी सरफेस क्यों हुई इसकी, इस ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से, क्योंकि इसके पास क्या है, शुगर यूनिट्स हैं। क्लियर। दूसरी बात, हमारी बुक ग्लाइकोकैलिक्स के दो नाम बताती है, एक कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर। बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल कैसा होता है, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं छोटी सी, ताकि अपन सीख पाएं, ताकि हम भूलें ना। अगर आप कैप्सूल को देखो, एक कैप्सूल को देखो, जैसे वो मेडिसिन होती हैं तो उसके अंदर क्या भरा होता है, चूरा भरा होता है, चूरा सा, है ना। होता क्या है, वो दवा होती है, मेडिसिन होती है, बस उसको एक कवरिंग में पैक कर देते हैं, उसी को हम कैप्सूल बोल दिया करते हैं, राइट। तो कैप्सूल कैसा है सर, मजबूत है, हार्ड है, टफ है, हाँ कि नहीं। तो कैप्सूल वर्ड तब यूज लिया जाता है, माने ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर यहाँ पर है, अगर ये सख्त हुई, सख्त मतलब मजबूत हुई, हार्ड हुई, टफ हुई, तब इसी लेयर को आप प्रेम से कैप्सूल बोलोगे। और अगर ये हल्की फुल्की सी लेयर बन रही है, एकदम ढीली ढाली सी लेयर बन रही है, माने सॉफ्ट एंड लूज, लूज माने ढीली, सॉफ्ट माने नरम, ऐसी लेयर अगर बन रही है तो इसी ग्लाइकोकैलिक्स को आप स्लाइम लेयर बोलोगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर क्या है, अपना सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है ये अपना सेकंड कंपोनेंट है सेल एनवलप का। सेल वॉल की बात करूं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। आराम से समझो, यहां पर दो शब्द आए, एक पेप्टाइडो और एक ग्लाइकेन, है ना। पेप्टाइडो शब्द जब भी आए तो आप इससे कुछ चीज समझोगे। पेप्टाइडो का मतलब निकल कर आता है अमीनो एसिड की चेन, माने एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ऐसे करके ढेर सारे अमीनो एसिड्स होंगे। और जो दो अमीनो एसिड्स होते हैं ये एक बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है, पेप्टाइड बॉन्ड। अभी इसकी चर्चा और जानकारी पूरे तरीके से मिलना बाकी है, क्योंकि इस चीज़ की जानकारी आपको मिलती है चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में, जो कि इसके बाद वाला चैप्टर है, ठीक है। तब हम जानेंगे और डिटेल में जानेंगे इसको। फिलहाल के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ शब्दों से साइंस, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पेप्टाइडो शब्द कहाँ से आया सर, पेप्टाइड बॉन्ड से आया है।
पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच बन रहा है? अमीनो एसिड्स के बीच बन रहा है। फिलहाल के लिए आप समझ गए कि पेप्टाइडो शब्द अमीनो एसिड्स को लेकर आ रहा है। हाँ सर, ठीक है सर। ग्लाइकेन की बात करें, ग्लाइकेन क्या होता है सर? ग्लाइकेन, ग्लाइको, ग्लूको सब क्या हो गया? शुगर। पेप्टाइडो किसके लिए हो गई? अमीनो एसिड्स की चेन के लिए। पेप्टाइडो आया पेप्टाइड से, पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड की चेन है, अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है सर। और ग्लाइकेन शब्द किसके लिए आया? ये आया शुगर के लिए। पेप्टाइडो शब्द किसके लिए आया? पेप्टाइड के लिए, जिसमें अमीनो एसिड्स की चेन है। और ग्लाइकेन शब्द आया शुगर की चेन के लिए। अमीनो एसिड्स की चेन, शुगर की चेन, ठीक है सर। यहां लिख भी रखा है हमने, पेप्टाइडो मतलब पेप्टाइड, और पेप्टाइड से हमने क्या निकाल लिए? ढेर सारे अमीनो एसिड्स, ठीक। ग्लाइकेन से क्या निकला? शुगर की चेन्स। जो शुगर यहां पर हैं उनके दो नाम हैं, एक होती है नाग, एक होती है नाम। ए शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, आपके सामने लिखी हुई है। एनएम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसको आप म्यूरेन भी बोल सकते थे। अब बात यह है, ये दोनों के दोनों शुगर से। मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा कि पेप्टाइडो ग्लाइकेन कैसे नजर आता है स्ट्रक्चर के मुताबिक, ठीक है? आओ देखते हैं इसको। देखो कुछ ऐसा दिखता है, माने ये नाग और नाम की चेन ऐसे होती है। ये नाग है, फिर यहां पर नाम आ जाती है, जैसे एक शुगर की चेन है ना पूरी पूरी, सही है? ये एक शुगर की चेन है जिसमें ढेर सारी शुगर्स हैं, नाग नाम, है ना? अल्टरनेटिवली एक के बाद एक आ रही हैं, ठीक। यहां पर ऐसे तो एक चेन शुगर की, दूसरी चेन शुगर की, माने मल्टीपल चेन्स हो गई। क्या ये चेन सिर्फ दो ही होती हैं? और भी होती हैं, इसलिए मैंने बोला बस मल्टीपल, क्योंकि यहां पर एग्जाम्पल के लिए मैंने दो चेन दिखा दी। क्या ये चेन्स एक से ज्यादा है? हाँ, तो हमने लिखा शुगर चेन्स, माने एक चेन दूसरी चेन, ठीक। ये तो हो गया क्या? शुगर की चेन, माने ग्लाइकेन शब्द तो यहां पर फिट हो गया। पेप्टाइडो में क्या आएगा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स कि अमीनो एसिड? अमीनो एसिड्स। पेप्टाइड क्या है सर? अमीनो एसिड की चेन है। सुनो, अब यहां पर एक चेन आएगी अमीनो एसिड की, शॉर्ट में बना दूं कैसे? छोटे छोटे अक्षर से बनाता हूं, देखो। यहां नंबर 1 अमीनो एसिड, नंबर 2 अमीनो एसिड, नंबर 3 अमीनो एसिड, ऐसे करके ये कनेक्टेड रहते हैं। अब बात समझने वाली है, चलो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको ऐसे समझो, यहां पर फर्स्ट अमीनो एसिड, यहां पर सेकंड अमीनो एसिड। अब सीखने वाली बात यह है, जो ये वाला अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड है, ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं सर? पेप्टाइड बॉन्ड से, सही है? तो शुगर की चेन यहां पर है, ऐसा यहां पर भी, ऐसा यहां पर भी होगा। तो शुगर की चेन के लिए अमीनो एसिड्स की चेन के लिए पेप्टाइड आना था, और ग्लाइकेन आ गया शुगर की चेन्स के लिए। ऐसी ढेर सारी चेन्स होंगी अमीनो एसिड्स की, समझ गए? तो ऐसे मोटी सी लेयर बनी होती है, उसे वो पेप्टाइडो ग्लाइकेन बोलते हो, जो कि सेल वॉल को बनाती है। अब बात करते हैं, अच्छा सेल वॉल का फंक्शन क्या है? जैसा ग्लाइकोकाइलिक्स तो स्टिकी सरफेस दे रही है, हम फंक्शन नहीं लिखा है, अब लिख देते हैं। देखो दो शब्द यूज ले रहा हूं, हमारी बुक भी यूज लेती है इसको। कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग, इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं। होता क्या है, जो ये सेल वॉल है ये बहुत मजबूत है और टिकी हुई है एक जगह पर। किसी वजह से अगर सेल को श्रिंक होना पड़ा तो सेल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। लेकिन उस कंडीशन में भी ये जो वॉल है ये इस सेल को मरने नहीं देती, या फिर यूं बोलो कैसे, चपटा नहीं होने देती। इसी चपट जाने को आप कोलैप्स बोलते हो, कोलैप्स। तो कोलैप्सिंग नहीं होने देती है कौन? सेल वॉल। क्यों? सख्त है, रिजिड है, मजबूत है। दूसरा बर्स्ट मतलब होता फट जाना। किसी वजह से अगर ये सेल फैली साइज में, किसी वजह से अगर सेल का साइज फैला तो भी इस बाउंड्री से बाहर जाना तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि ये मजबूत है, सख्त है, हाँ कि नहीं? तो ये सख्त होने की वजह से ना तो पूरी सेल अंदर फट दब पाती है, ना तो कोलैप्सिंग हो पाती है, और ना ही फैलकर फट पाती है।
क्योंकि दोनों कंडीशन में इसका शेप बना रहता है। तो कायदे से इसके साथ एक और फंक्शन आएगा कि बैक्टीरिया को उसका शेप कौन प्रोवाइड करता है, या फिर इसके शेप को बनाए कौन रखता है। यूं कहूं कि मेंटेनेंस ऑफ शेप कर रही है, हाँ कि नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट बन गया, मेंटेन्स शेप। ना तो कोलैप्सिंग होने देगी ना बर्स्टिंग होने देगी। कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग को स्टॉप करती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई सेल वॉल, और इसी सेल वॉल का काम क्या है, शेप मेंटेन करना बैक्टीरिया की। सही है क्या। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। इसके और अंदर चले गए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट बता रहा हूं, उसका कारण है वो मैंने लिख रखा है, ऑलमोस्ट सिमिलर इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि पीछे वाली स्लाइड्स पर आप पढ़ कर आए कि प्रोकैरियोटिक सेल भी होती है, यूकैरियोटिक सेल भी होती है, और सेल के पास जो कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। माने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में उसकी कवरिंग को आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हो। दोनों में सिमिलर होती है वो, जैसी प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे ही यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है। अब ये बनी किससे है, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स बना है पॉलीसैकेराइड से, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो सेल वॉल है वो बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन में भी हमने बताया शुगर चेन से होती हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर यहाँ बनाकर दिखाया शॉर्ट में। वैसे सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, इसकी जानकारी के लिए आप एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। अलग से एक टॉपिक गिवन है, तो तब पता लगेगा कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है, या फिर सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है। क्लियर। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने इन पॉइंट्स की, क्योंकि इन्हीं से ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे सारे के सारे। आओ देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 3 लेयर्स। ये 3 लेयर नज़र आ रही है हमारे को, 3 लेयर्स टाइटली एसोसिएटेड। इनके बीच में मैंने वैसे गैप तो बना रखा है ताकि आपको अलग अलग दिखा सकूं, अदरवाइज एक्चुअली इनके बीच में गैप नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से क्लोजली बाउंडेड है ना। दूसरा, कंपोजिशन, थिकनेस एंड फंक्शन वेरी करता है। वेरी शब्द का मतलब होता है बदलाव, बदलने वाला, मतलब परिवर्तित या फिर चेंज्ड। वेरी का मतलब क्या हो गया, बदलने वाला या फिर चेंज्ड। आप खुद देखो ना, कंपोजिशन मतलब ये तीनों चीज़ें, ये तीनों स्ट्रक्चर्स, ये तीनों लेयर्स किससे किससे बनी हुई हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स बना है अपने पॉलीसैकेराइड्स से, सेल वॉल बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, सेल मेम्ब्रेन भी बनी है कुछ चीज़ों की, जैसे प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल भी होता है उसके अंदर, शुगर होती है उसके अंदर। वो सब मैं आपको तब बताऊंगा जब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। अभी ये जानो, मैंने कंपोजिशन तीनों का अलग अलग है, हाँ इन तीनों का कंपोजिशन अलग अलग है। कंपोजिशन मतलब ये किससे मिलकर बनी हुई है, पॉलीसैकेराइड से, तो पॉलीसैकेराइड इसका कंपोजिशन हुआ। थिकनेस, जैसा कि देखो तीनों की थिकनेस वेरी करती है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जैसे जो अपना एनवेलप होता है उसके अंदर थिकनेस वेरी कर जाती है, कोई एनवेलप कैसा पतला होगा, कोई एनवेलप मोटा होगा। दूसरा, फंक्शन, तीनों के फंक्शन अलग अलग है। इसके फंक्शन क्या है, स्टिकी सरफेस प्रोवाइड करना बैक्टीरिया को ताकि बैक्टीरिया चिपक सके। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात करें तो कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग से बचा रही है, साथ में शेप को मेंटेन करती है ना। कोई एक्सटर्नल कोई फीचर हो, माने कोई क्रिएचर छोटा मोटा है जो बैक्टीरिया को हार्म कर सकता है, वो इस सेल वॉल की वजह से बैक्टीरिया को हार्म नहीं कर पाएगा। समझ गए, माने ये प्रोटेक्ट भी कर रही है सेल को किसी मैकेनिकल स्ट्रेस से। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन के ढेर सारे फंक्शंस हैं, ये आपको तभी पता लगेगा, या फिर यूं कह दो कि सेल मेम्ब्रेन कैसे काम करने वाली है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में ही पता लग जाएगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा उसके लिए। तो फंक्शन भी वेरी कर रहा है, थिकनेस भी वेरी कर रही है, और कंपोजिशन भी वेरी कर रहा है इन तीनों लेयर्स में। वेरी मतलब क्या होता है, बदलाव या परिवर्तित होने वाला है, चेंज होने वाला। केमिकली कॉम्प्लेक्स है, हाँ अगर आप देखो कॉम्प्लेक्स वो चीज़ें होती हैं जैसे कोई अकेली चीज़ आ गई है ना, कोई सिंगल चीज़ आ गई, जैसे ये मार्कर है, ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्या इसमें अकेली इंक है, नहीं। क्या इसमें अकेला इसका ये कैप है, नहीं। क्या अकेली इसकी बॉडी है, नहीं। क्या इसमें अकेली रिफिल है, नहीं। क्या इसमें अकेली निब है, नहीं, ये वाली निब। क्या इसमें अकेला इसका निब का होल्डर है, नहीं। इतनी सारी चीज़ें जब मिलकर किसी एक चीज़ को बनाती हैं तब ये चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो केमिकल्स माने जो भी चीज़ें इसको बना रही हैं, जो भी चीज़ें इसको बना रही हैं, जो भी चीज़ें इसको बना रही हैं, उन चीज़ों के मिलने की वजह से ये चीज़ें अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और फिर ये 3 लेयर मिलकर काम कर रही हैं, इसलिए केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इन तीनों की वजह से। 3 लेयर्स आर डिफरेंट, ये तीनों की तीनों लेयर डिफरेंट है कि नहीं, अभी आपने पढ़ा। लेकिन फिर भी ये आपस में काम कैसे करती हैं, टुगेदर आपस में काम करती हैं, साथ साथ काम करती हैं एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह। ये ठीक वैसे अगर आपने बाहुबली 2 मूवी देखी हो तो उसमें क्या होता है सर, उसमें जब काल्की की सेना लड़ने आती है तो वहाँ कुछ डिफेंस की लेयर होती हैं। लाइक पहली लेयर वो बना देते हैं, एक लोहे की चादर सी बना देते हैं, मतलब लोहे की एक दीवार बना देते हैं,
कुछ नहीं, वो अपने अपने जो शील्ड्स होते हैं उन सबको शील्ड को आगे रख देते हैं, शील्ड से शील्ड टकराता है और एक लेयर बन जाती है। उसके पीछे फौजी खड़े होते हैं, उनके पीछे सेना की एक लेयर खड़ी होती है, हाँ कि नहीं। तो इस तरीके से प्रोटेक्टिव यूनिट मतलब 3 अलग चीज़ें भी मिलकर काम करें। जितनी भी चीज़ें अगर मोर देन वन थिंग्स कहीं पर हैं तो वो सब मिलकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं, एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेक्टिव यूनिट। ठीक है, तीनों लेयर डिफरेंट हैं बट फिर भी साथ में मिलकर ये प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं, सेफ्टी का काम करती हैं बैक्टीरिया के लिए। ये कंप्लीट हुआ टॉपिक अपना सेल एनवेलप का। लेकिन यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसी टॉपिक का एक छोटा सा सब टॉपिक है जिसके बारे में हमारी बुक सिर्फ 2 लाइन्स बोलती है, उस 2 लाइन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपन। जैसा कि अभी अपन पीछे टॉपिक पढ़ कर आए सेल एनवेलप, उस सेल एनवेलप में 3 चीज़ें थी। क्या क्या सर? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग थी सेल एनवेलप की ग्लाइकोकैलिक्स, उसके जस्ट अंदर की तरफ थी सेल वॉल और उसके भी अंदर सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर हम एक लाइन पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैंने पीछे एक बात बोली पीछे की स्लाइड पे कि 2 लाइनें ऐसी है एनसीईआरटी की जिसको जानने के लिए हम इस पूरी प्रोसेस को देख रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीके से मान लो कि एक प्रैक्टिकल है ना, जो कि इस चैप्टर का एकमात्र प्रैक्टिकल यही है, इसके अलावा इसमें और कोई प्रैक्टिकल गिवन है नहीं अपनी बुक के अंदर। तो अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल एनवेलप। आपकी ये लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। अब इस लाइन को हम डिकोड करेंगे यहाँ पर और इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल एनवेलप एंड स्टेनिंग प्रोसीजर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कुल मिलाकर ये लाइन कहना चाहती है कि बैक्टीरिया 2 तरह के हैं, है ना। कौन कौन सा? एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। ये जो ग्राम मैं बोल रहा हूँ वो एक बंदे का नाम है, ग्राम। इस ग्राम ने एक प्रोसीजर दिया, ये वाला प्रोसीजर अभी आपको समझाएंगे हम यहाँ पे। स्टेनिंग का प्रोसीजर, स्टेन क्या होता है? दाग। अब यहाँ पर स्टेन का मतलब एक्चुअली दाग नहीं है, यहाँ पर स्टेन का मतलब है डाई से, मतलब डाई मतलब जो कलर कर दे किसी चीज़ में। अब समझो, तो जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं उनको किस बेसिस पे 2 भागों में बांटा गया? 2 बेसिस पे। एक तो सेल एनवेलप, दूसरा स्टेनिंग प्रोसीजर। स्टेनिंग प्रोसीजर की चर्चा यहाँ पर करेंगे। ये सेल एनवेलप है, सेल एनवेलप में तो 3 चीज़ें थी, तो क्या यहाँ पर सेल एनवेलप की तीनों चीज़ें काम आएंगी? एक्चुअली काम सिर्फ एक चीज़ आती है और वो है अपनी सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल किससे बनी होती है? सर पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, हम आपको बता चुके हैं। आओ देखते हैं ग्राम स्टेनिंग को। पहला पॉइंट हमारा है पर्पस। आखिर किस उद्देश्य से आप ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि सब डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। किसको डिफरेंशिएट मतलब होता है अलग अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। डिफरेंशिएट किसको? या फिर डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो डिफरेंशिएट किसको करना चाहते हैं? बैक्टीरिया को। किस में? एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। चलो ठीक है सर। प्रोसीजर क्या है? इसके प्रोसीजर में कुछ स्टेप हैं, मैं आपको यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, उससे भी समझा चुका हूँ, मतलब समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हीट फिक्स्ड बैक्टीरियल स्मीयर। होता क्या है, मान लो आप दही को ही ले लो, है ना। एक स्लाइड पे आपने कुछ बैक्टीरिया ले लिए, किसी भी तरीके से बैक्टीरिया ले लिए। जैसे ये मैंने स्लाइड ले ली कांच की, है ना, बोरोसिलिकेट की बनी हुई। वैसे इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया? ये ब्लैक कलर के डॉट से मैंने बैक्टीरिया दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे जो ये स्पिरिट लैंप है, माने इसमें अल्कोहल है और ये जल रही है। इसके जलने की वजह से धीमी आंच पर, माने हल्की सी इसको फ्लेम दी जाएगी और इसको कुछ सेकंड्स के लिए गर्म किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये स्लाइड पे चिपक जाएंगे। परमानेंटली नहीं चिपकेंगे पर टेम्परेरीली चिपक जाएंगे। क्यों ज़रूरी है चिपकाना, अभी आप समझोगे। तो हीट से फिक्स किया बैक्टीरियल स्मीयर को। देखो बहुत ज़्यादा नहीं उसको बर्न करना है, अदरवाइज जल जाएगा, वो जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बैक्टीरिया। ये नहीं करना है अपने को, लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत कम सेकंड्स के लिए। मान लो यूँ, जैसे मान लो ये हमारा जल रहा है स्पिरिट लैम्प, और स्लाइड को हम इसके ऊपर से ऐसे ऐसे निकालेंगे हल्का हल्का करके, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी मतलब होता है पहला, स्टेन मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डाई। कौन से कलर की डाई है? पर्पल कलर की डाई है। इसका नाम क्या है? क्रिस्टल वायलेट। ये हमारी पहली डाई होगी, ठीक है। ये कुछ खास शब्द हैं जिस पे मैंने ब्लू कलर की लाइनिंग बना रखी है, ये आपको दिमाग में रखने ज़रूरी है। इसमें पहला आता है प्राइमरी स्टेन, माने जिस स्टेन का पहले इस्तेमाल लेते हो, पहली बार इस्तेमाल लेते हो उसी को, या फिर जिस डाई का पहली बार इस्तेमाल लेते हो उसी को प्राइमरी स्टेन कहते हो। तो इस प्रोसेस में, ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस में, पहली डाई आपने कौन सी इस्तेमाल ली? क्रिस्टल वायलेट।
तो क्रिस्टल वायलेट क्या बन जाएगी, प्राइमरी स्टेन। ठीक है, इसको 30 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए आप इसके ऊपर डाल दो। पहले इसको गर्म करो, हल्का हल्का गर्म करना है, उसके बाद इसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट नाम की पर्पल कलर की डाई इसके थ्रू डाल दो। देखो कुछ ड्रॉप मैंने डाल दी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है, देन वॉश इट विद वाटर। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ये डाई इस पर रखी रहेगी, इसकी बूंदें इस पर रखी रहेंगी। अब हुआ क्या, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। एक्चुअली आप समझो, अगर आपका जैकेट मोटा है और आपकी शर्ट पतली है और उस पर कड़ी गिरा दी, तो पतली शर्ट कड़ी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी, माने कड़ी को ज़्यादा देर तक रख पाएगी, या फिर मोटा वाला जैकेट, डेफिनेटली मोटा वाला जैकेट उसको ज़्यादा अंदर तक एब्जॉर्ब करेगा। और अब पानी से अगर आप धोने की कोशिश करोगे तो मोटा वाला जैकेट कड़ी को जल्दी नहीं छोड़ेगा, हाँ कि नहीं। होता क्या है, जो बैक्टीरिया है उसकी जो ये वाली बीच में जो आती थी सेल वॉल, हाँ कि नहीं, ये सेल वॉल कहीं पर मोटी हो सकती है, कहीं पर पतली हो सकती है। जहां पर मोटी होगी वो क्रिस्टल वायलेट को ज़्यादा पकड़ लेगी, हाँ कि नहीं, बैक्टीरिया उस कलर को ज़्यादा पकड़ लेगा। और जहाँ पतली होगी वो भी इसको क्रिस्टल वायलेट को पकड़ेगा, लेकिन थोड़ा कम पकड़ेगा, कम अमाउंट को पकड़ पाएगा। ठीक है सर, तो अब पानी से धोएंगे, पानी से धोने से क्या होगा सर, ये बैक्टीरिया तो धुल जाएंगे। अब सोचो, यहाँ पर अगर मैं पानी डालूंगा, अच्छा पानी डालने के लिए मैं जिसका इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है वाटर ड्रॉपर, है ना। अलग से नल के सामने खोलना नहीं पड़ता है, मजबूरी होती है तो करना ही पड़ता है। लेकिन वाटर ड्रॉपर क्या होता है, एक बोतल जैसी स्ट्रक्चर होती है। इस बोतल से, जैसे मान लो ये हमारी बोतल जैसी स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से एक ट्यूब लगी होती है, पाइप सा लगा होता है। जब इस बॉटल को प्रेस करते हो तो इसके अंदर जो भी वाटर है वो सब इसके थ्रू अपने आप ही बाहर आ जाता है, भले यहाँ गैप ही क्यों ना हो, ऐसा होता है। तो ये वाटर ड्रॉपर क्या कर रहा है, इसको आप प्रेस करते हो बॉटल को और ये वाटर यहाँ से लीक हो जाता है, रिलीज हो जाता है और इसके ऊपर गिरता है। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा स्टेन होगा, भाई बैक्टीरिया ने जितना कलर लेना था ले लिया, लेकिन उसके अलावा स्लाइड पर जो एक्स्ट्रा कलर बिखरा है उसको ये हटा देगा। सर बैक्टीरिया नहीं हटेगा क्या, बैक्टीरिया उस स्लाइड के साथ चिपक चुका है, टेम्पोरेरीली चिपक चुका है। कैसे चिपका है, क्योंकि आपने हीट दी थी इसलिए। तो हीट का काम क्या है आप समझ गए। पानी से वॉश करने के बाद एक्स्ट्रा स्टेन हटा लिया। अब क्या करेंगे, देखो बैक्टीरिया क्या है, 2 तरह के होंगे बैक्टीरिया, एक मोटी वॉल वाले जिनकी सेल वॉल मोटी हो और दूसरे जिनकी सेल वॉल पतली हो। अब हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं एक सोल्यूशन का इस्तेमाल लेंगे जिसका नाम है आयोडीन सोल्यूशन। ये जो आयोडीन सोल्यूशन है ये होता है मॉर्डेंट, हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट नाम। मॉर्डेंट का मतलब होता है स्टेबलाइजर, है ना। इसका काम है कि कोई डाई अगर दिखती है तो उस डाई को ये वहाँ पर फिक्स कर देता है। माने जो डाई के मॉलिक्यूल थिक वॉल वाले बैक्टीरिया ने पकड़े होंगे और जो डाई के मॉलिक्यूल, क्रिस्टल वायलेट वाली डाई के मॉलिक्यूल थिन सेल वॉल वाली बैक्टीरिया ने पकड़े होंगे, दोनों के पास ही ये आयोडीन सोल्यूशन स्टेबलाइज करने का काम करता है। मैंने डाई टिकी रहे इसमें, डाई निकले ना इससे अब, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन डाला, इन बैक्टीरियाज ने डाई को कस के पकड़ डाला। अब ठीक है, अब उसके बाद हमारा एक सोल्यूशन होता है, ये मान लो आप लिक्विड फॉर्म में इसका इस्तेमाल ले रहे हो, अल्कोहल। आप चाहते तो इसकी जगह एसीटोन का इस्तेमाल भी कर सकते थे। ये एक डीकलराइजर है, माने कलर को रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या करेगा, ये कलर को रिमूव करने की कोशिश करेगा। सोचो अल्कोहल किस में से डाई को रिमूव कर पाएगा, थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया में से या फिर थिन सेल वॉल वाले बैक्टीरिया में से। डेफिनेटली थिन सेल वॉल वाला बैक्टीरिया है, पतली से लेयर होगी, फटाफट से इसमें से कलर निकल जाएगा। किसका कलर, क्रिस्टल वायलेट का। लेकिन जो मोटी सेल वॉल है उसमें से कलर निकाल पाना इसके बस की बात नहीं हो पाएगी। ये तो बात सच है कि आयोडीन सोल्यूशन जो कि एक मॉर्डेंट है, एक स्टेबलाइजर है, वो इस डाई को इस बैक्टीरिया के साथ फिक्स कराने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी आखिर डीकलराइजर कलर निकालेगा तो सही, तो मोटी वॉल वाले बैक्टीरिया में से भी क्रिस्टल वायलेट का कलर निकलेगा और पतली वॉल वाले बैक्टीरिया में से भी क्रिस्टल वायलेट का कलर निकलेगा। लेकिन जहाँ से ज़्यादा कलर निकलेगा वो होगी थिन सेल वॉल वाला बैक्टीरिया। थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया ने काफ़ी हद तक क्रिस्टल वायलेट नाम की डाई को होल्ड कर रखा है, माने इसका पर्पल कलर नज़र आएगा और इसका पर्पल कलर अब धुल जाएगा, क्योंकि पर्पल कलर ही तो देता है क्रिस्टल वायलेट। सही है क्या। तो डीकलराइजेशन अल्कोहल के माध्यम से हुआ। जैसे ही इसके ऊपर अल्कोहल डाली गई, अब इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ही इसके ऊपर अल्कोहल डाली गई तो क्या हुआ, थिन सेल वॉल वाली बैक्टीरिया में से पूरा का पूरा क्रिस्टल वायलेट बाहर निकाल लिया गया और थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया में से क्रिस्टल वायलेट का ज़्यादा अमाउंट बाहर निकाला नहीं जा सका।
माने थिक सेल वॉल वाला बैक्टीरिया, थिक सेल वॉल वाला बैक्टीरिया पर्पल कलर शो करेगा और थिन सेल वॉल वाला बैक्टीरिया पर्पल कलर शो नहीं करेगा। यहाँ तक तो बात ठीक है। तो देखो, चाहे थिन सेल वॉल वाला हो चाहे थिक सेल वॉल वाला हो, इनिशियली इन दोनों ने ही क्रिस्टल वायलेट नाम की डाई को एब्जॉर्ब किया था, राइट? ठीक है, माने स्टेन को दोनों ने अपने पास रखा तो था, लेकिन परमानेंटली किसने रखा? थिक वाले ने। तो अब दो केस बनते हैं डीकलराइजेशन के बाद कि सर पहला है स्टेन रिटेन, माने डीकलराइजेशन करने के बाद, अल्कोहल का इस्तेमाल करने के बाद थिन सेल वॉल वाले बैक्टीरिया में से क्रिस्टल वायलेट निकल गई। तो क्या थिन सेल वॉल वाले बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वायलेट को रिटेन किया? नहीं किया। थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वायलेट नाम की डाई को रिटेन किया? किया। तो स्टेन रिटेन जहां पर होगा वही कहलाया ग्राम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव। ग्राम नाम के बंदे के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रह गया। पॉजिटिव किसको बता रहा है? स्टेन के रिटेन होने को। ठीक है। दूसरा डी स्टेन्ड बैक्टीरिया, जिसमें से स्टेनिंग हुई तो थी, क्रिस्टल वायलेट कलर गया तो था थिन वाले के पास, लेकिन अल्कोहल ने उसमें से सारा का सारा क्रिस्टल वायलेट निकाल लिया। तो डी माने रिमूवल, स्टेन माने स्टेन। तो डी स्टेन्ड बैक्टीरिया कौन सा वाला है? थिन सेल वॉल वाला। उस पर एक और स्टेन डालेगी, माने पहली बार जो स्टेन ली जाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेन। इसके बाद सेकंड टाइम पे जिस स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है वो है काउंटर स्टेन। ठीक है, देखो एक होता है अटैक, एक होता है काउंटर अटैक, है ना? काउंटर अटैक बाद में किया जाता है ना, तो प्राइमरी स्टेन पहले और काउंटर अटैक माने काउंटर स्टेन बाद में। ये आई सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन पिंक कलर की होती है, रेड पिंक आप ऐसे मान सकते हो। अब क्या हुआ? पिंक कलर डाला गया इसके ऊपर, है ना? पिंक कलर डाला गया थिन वॉल वाली के ऊपर, थिक के पास नहीं डाला है। क्यों? थिक वॉल वाली तो पर्पल कलर शो कर रही है, ग्राम पॉजिटिव है, क्रिस्टल वायलेट को रखा है, पर्पल कलर शो करेगी, तो इसको किसी और कलर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको दिखाना तो है ही हमको कि दो अलग अलग सेल्स हैं हमारे पास में, दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है हमारे पास में। तो थिन वाले के ऊपर हमने क्या किया? एक सेफ्रेनिन नाम की डाई डाली जो कि पिंक कलर की है। अब इस थिन वाले का कलर क्या हो गया? पिंक। भाई इसकी सेल वॉल थिन है, क्रिस्टल वायलेट को भी इसने एब्जॉर्ब किया था, सेफ्रेनिन को भी एब्जॉर्ब कर रही है। बस फ़र्क इस बात का है, क्रिस्टल वायलेट को हमने दोनों ही बैक्टीरिया से अल्कोहल डालकर निकालने की कोशिश की, क्योंकि ये पतली है इसलिए इसमें से सारा क्रिस्टल वायलेट बाहर निकल गया। ये मोटी है, इसमें से सारा क्रिस्टल वायलेट बाहर नहीं निकला, हाँ कि नहीं? तो इस पर क्रिस्टल वायलेट रह गया, मतलब इसका कलर पर्पल आएगा। इसका कलर पर्पल आएगा तो ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कहलाएगा। इसका कलर निकल गया, इसका पर्पल कलर निकल गया। अब इसके ऊपर एक और डाई डाली, काउंटर स्टेन, अगली डाई जो कि सेफ्रेनिन है, जो कि पिंक कलर की है। अब इसका कलर क्या नजर आएगा? पिंक, क्योंकि पर्पल तो पहले ही निकल गया था। फिर आपने पिंक कलर की डाई डाली तो इसका कलर क्या नजर आएगा? पिंक। अब सुनो, तो रिजल्ट क्या निकला इससे? रिजल्ट निकले दो, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। छोटा सा पॉइंट है यहाँ से, मैं आपको वही बताना चाहूँगा। पर्पल कलर जिस पे शो हुआ उसकी सेल वॉल कैसी थी? थिक, माने सेल वॉल हैज़ मोर पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वॉल बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन से ही तो बनी होती है, तो जिसकी सेल वॉल मोटी है मतलब उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा होगा। दूसरा, ग्राम नेगेटिव पिंक कलर का है, थिन, माने सेल वॉल कैसी है? पतली। सेल वॉल पतली क्यों है? क्योंकि सेल वॉल को बनाने वाला पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कम है, तो सेल वॉल हैज़ लेस पेप्टाइडोग्लाइकेन। आई होप आपको ये अपना प्यारा सा लेक्चर समझ में आया है। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, माने प्रोकैरियोटिक सेल अभी बाकी है, लेकिन क्योंकि 1 घंटे की अवधि पूरी हो चुकी है इस लेक्चर को लेकर, इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, लेक्चर को एक्सीड नहीं करेंगे हम। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल की बाकी की बातों के साथ। देन हम यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।